गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन। देखिए, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने आपको टाइप ऑफ वेक्टर बताए। अब आज की वीडियो के अंदर हम आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर है आर। अब इस आर का इन्फ्लुएंस एक्स पर कितना है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, ये क्या कहलाते हैं? इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर आर जो है वो एक्स के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में एल्फा एंगल बनाता है। क्या करा आपने इससे? देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर यहां से इस पर ड्रॉ किया, तो ये ओ है, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये ओ ए और ओ बी क्या कहलाएंगे? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं? कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखिए, ये वेक्टर आर है और वेक्टर आर का जो मॉड है वो इस तरह से हम लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब देखिए, अगर हम आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग निकालें तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग ओ एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, काय के बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ओ ए। और ये ओ ए लेंथ जो है काय के बराबर हो जाएगी? देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, दिस इज आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस एल्फा, क्योंकि एंगल हमने एल्फा लिया है, आर कॉस एल्फा। अब देखिए, ये जो कंपोनेंट आया ये स्केलर फॉर्म में है। काय में है ये? इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। अगर मान लीजिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लाना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, क्या हो जाएगा साहब? आर कॉस्ट एल्फा। अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर से, यानी आई कैप से मल्टीप्लाई कर दें, आर कॉज एल्फा आई कैप। ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट स्केलर फॉर्म में आर कॉज एल्फा होगा और वेक्टर फॉर्म में आर कॉज एल्फा आई कैप होगा। इसी तरह से देखिए, वेक्टर आर का कंपोनेंट हम वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग ओ वाई इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ, यानी कि ओ बी, दिस इज लेंथ ऑफ ओ बी। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा ओ बी? दिस इज आर साइन एल्फा। क्यों? देखिए, ये एंगल एल्फा है, ये एंगल 90 माइनस एल्फा होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉज हुआ, कॉज 90 माइनस एल्फा साइन एल्फा होता है, इसलिए दिस इज आर साइन एल्फा। ये काय में हुआ? स्केलर फॉर्म, दिस इज स्केलर फॉर्म। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लाएं, वेक्टर फॉर्म,
वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ये आर साइन एल्फा जे कैप। अगर आई और जे के ऊपर हम कैप ना भी लगाएं तब भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वेक्टर के हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकालते हैं तो वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और ये कैसे निकालते हैं हम? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिधर एंगल होता है, जिधर एंगल दिया होता है उधर कॉज लाते हैं और दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन में हम साइन लाते हैं। सपोज अगर ये एंगल एल्फा यहाँ ना देके इधर होता तो ये कंपोनेंट आर कॉज एल्फा हो जाता और ये कंपोनेंट आर साइन एल्फा हो जाता। ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इनटू गिवन डायरेक्शन। components of a vector in two given direction। देखिए, इस बार जो दी हुई दो दिशाएं हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पर नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर आर ये है और एक डायरेक्शन हमारे पास ये है और एक डायरेक्शन हमारे पास ये है। सपोज दिस इज ओ, ये वेक्टर आर है। ठीक है। ये एंगल एल्फा है, ये एंगल बीटा है। अब देखिए, मान लीजिए ये P है, ये Q है। अब देखिए, R का कंपोनेंट हम OP के अलोंग निकालना चाहते हैं। क्या करें? देखिए, यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इसी तरह से यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये कंपोनेंट हो गया आपका, एक कंपोनेंट ये हो गया। सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, कंपोनेंट ऑफ R along OP, OP के अलोंग कितना हो जाएगा? OA, लेंथ ऑफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OA। और ये कितना होगा? देखिए, ये होगा R साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है। यानी कि जब कंपोनेंट हम इधर निकाल रहे हैं तो एंगल इधर का लेंगे और नीचे दोनों का सम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग OP कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ OA। और लेंथ ऑफ OA कितनी हो जाएगी? R साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ R, कंपोनेंट ऑफ R along OQ। अब देखिए, OQ के अलोंग हम निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OB। और ये OB निकालने के लिए हम क्या लेंगे? इस बार कंपोनेंट इधर निकाल रहे हैं तो एंगल इधर का लेंगे। दिस इज R साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कंपोनेंट में नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो एंगल इधर का लेंगे, और जब कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो एंगल ये सा लेंगे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गए आपके दो दी हुई डायरेक्शन के अंदर। अब देखिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, दो वेक्टर्स के ऐड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। फर्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड। और दूसरा होता है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड। अब देखिए, पहले हम ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। देखिए, पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 ज्योमेट्रिकल मेथड। देखिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं P और Q। एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, और दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। हम क्या निकालना चाहते हैं? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, यानी दोनों का सम करना चाहते हैं। अगर सपोज ये स्केलर होते तो कोई परेशानी नहीं थी हमें, ये 3 था, ये 4 था, 3 + 4 7 हो जाएगा। लेकिन वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता। अब देखिए, दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड में? पहले एक वेक्टर को हम ड्रॉ कर लेते हैं दी हुई डायरेक्शन के अंदर। देखिए, पहले हमने P वेक्टर ड्रॉ किया। ये P वेक्टर हमने ड्रॉ किया। अब देखिए, ये P का टेल कहलाता है और ये हेड कहलाता है। P के हेड से जो एंगल हमें दिया हुआ है वही एंगल बनाते हुए हम दूसरा वेक्टर Q ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या होता है? पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज R वेक्टर। तो R वेक्टर काय को शो करेगा? यहां पे R वेक्टर P और Q के सम को शो करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। थीटा क्या शो करता है? डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R वेक्टर का जो मॉड होगा, मॉड R इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC, इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल थीटा, यानी कि थीटा का मेजरमेंट इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा एंगल को हम D की हेल्प से निकाल सकते हैं। D रखकर देख लेंगे कि ये एंगल कितना है। तो इस तरह से दो वेक्टर का हमारे पास क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच एंगल अल्फा है, तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास ये आया। तो ये R का जो मैग्नीट्यूड है वो अल्फा पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे जैसे अल्फा कम होगा
घटेगा, तो रिजल्टेंट R जो है वो बढ़ता जाएगा। क्या मतलब हुआ देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ R depends upon the angle alpha between P vector and Q vector। ठीक है, P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, देखिए जब ये अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा 0 होने का मतलब क्या है कि ये P वेक्टर और यहीं से हम Q वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज Q वेक्टर। अब पहले की टेल को दूसरे के हेड से जब ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर R जो है वो दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा, यानी R वेक्टर का जो मॉड होगा वो काय के बराबर हो जाएगा, P का मॉड प्लस Q का मॉड। इस कंडीशन में ये दोनों ऐसे ही जुड़ जाएंगे जैसे स्केलर होते हैं। सपोज ये 3 है, ये 4 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हमारे पास एल्फा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमने एक वेक्टर ये ड्रॉ किया P, अब दूसरा वेक्टर 180 के एंगल पर बनाना है P के हेड से, तो ये इधर आएगा, दिस इज Q वेक्टर। तो पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करेंगे, दिस इज रिजल्टेंट R। तो इस कंडीशन में जो R मैग्नीट्यूड है, R का मैग्नीट्यूड है वो काय के बराबर हो जाएगा, P का मैग्नीट्यूड माइनस Q का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का सम मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और कितना हो जाएगा, P मॉड प्लस Q मॉड। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसा हो जाएगा, मिनिमम, कितना हो जाएगा, P मॉड माइनस Q मॉड। अब देखिए अगर अल्फा 0 और 180 के बीच में लाई करता है, इफ अल्फा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री, अगर 0 और 180 के बीच में लाई करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ R लाइज बिटवीन P मॉड प्लस Q मॉड एंड P मॉड माइनस Q मॉड। तो रिजल्टेंट इनके बीच में लाई करेगा। अब देखिए यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि अगर एक वेक्टर का मॉड हमारे पास 3 है, मान लीजिए एक वेक्टर का मॉड हमारे पास 5 है और दूसरे वेक्टर का जो मॉड है वो हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो सम होगा R का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 और 2 7, और R का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, 5 में से 2 गया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का सम, यानी कि 5 और 2 का सम 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम नहीं हो सकता। अब देखिए 7 कब होगा, जब अल्फा 0 होगा, 3 कब होगा, जब अल्फा 180 डिग्री होगा। अब अगर अल्फा 0 से 180 तक लाई करता है, यानी कि अगर अल्फा 0 टू 180 लाई करता है, तो R मैग्नीट्यूड जो होगा
वो 3 और 7 के बीच में लाई करेगा, 3 2 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड 5 और 2 हैं उनका सम 3 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल एल्फा बिटवीन देम। यानी 3 और 7 के बीच में कोई भी हो सकता है जैसे जैसे एल्फा की वैल्यू चेंज होगी। अगर एल्फा 0 डिग्री है तो इनका सम कितना होगा 7, और एल्फा 180 डिग्री है तो सम कितना होगा 3। अब अगर एल्फा 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है तो मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू कहां लाई करेगी 3 to 7, यानी 3 और 7 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 3 से कम नहीं और 7 से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का जो सम है वो उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उस एंगल के अकॉर्डिंग उनका सम, उनके जो सम है दो वेक्टर का सम, उसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल एल्फा बिटवीन देम। क्लियर? अब देखिए कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए उसने कहा था अब 2 फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन है, एक 10 न्यूटन है और एक 4 न्यूटन है। 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू, उनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। देखिए 10 और 4 का ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है 14, और कम से कम कितना हो सकता है 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो सम है वो 14 से ज्यादा नहीं हो सकता और 6 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 14 दे दिए, 6 दे दिए और इनके बीच में 8 दे दिया और एक 4 दे दिया, बल्कि 3 दे दिया। तो देखिए कौन सा आंसर बैठेगा इसके अंदर, 3 नहीं हो सकता। क्यों? देखिए ज्यादा से ज्यादा 14 है, कम से कम 6 है, 8 जो है 6 और 14 के बीच में आ गया, 3 जो है वो 6 से नीचे है, वो नहीं हो सकता। तो यही आंसर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। अब इसकी अगली वीडियो के अंदर हम आपको मैथमेटिकल मेथड और सब्ट्रैक्शन बताएंगे। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।